गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को डिफ्थीरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। डिफ्थीरिया एक तीव्र संक्रामक रोग है जो संदूषित जल, भोजन एवं दूध द्वारा फैलता है। संदूषित जल से मतलब जिसमें इन्फेक्शन होता है, उस जल में, खाने में या दूध के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु को कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाe भी कहते हैं। ये जीवाणु मुख्यतः मनुष्य के नाक, स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, टॉन्सिल्स या ग्रसनी पर आक्रमण करते हैं, परंतु इनका आक्रमण त्वचा, आँख के कंजंक्टिवा, जननांग इत्यादि में भी हो सकता है। आमतौर पर डिफ्थीरिया के जीवाणु गले यानी थ्रोट पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन क्रिया तीव्र गति से होती है। कहाँ पर? गले के अंदर, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। यह जीवाणु टॉन्सिल, ग्रसनी तथा स्वर यंत्र पर पीले अथवा सलेटी रंग के एक आवरण यानी मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं तथा शक्तिशाली बाह्य जैव विष, जिसको हम बाहर का टॉक्सिन कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं। जीवाणु इस आवरण के भीतर छिपे रहते हैं तथा जैव विष यानी टॉक्सिन का निर्माण करते हैं। यह विष पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से फैल जाता है तथा विषाक्तता के लक्षण पैदा करता है। पूरे शरीर में विष फैल जाने से तंत्रिका तंत्र और हृदय बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो बच्चे की मौत होना स्वाभाविक है। रोग फैलाने वाले जीवाणु यानी कौन से बैक्टीरिया हैं, एजेंट्स हैं जिनसे रोग फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु, जिन्हें हम कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाe कहते हैं, यह 1 ग्राम पॉजिटिव दंडाकार जीवाणु हैं। ये जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं: कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी ग्रेविस, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी माइटिस और कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी इंटरमीडियस। तो ये 3 इनकी जाति हैं। उपयुक्त जो भी हमने तीनों प्रकार के नाम लिए हैं, ये तीनों ही बहुत ही हानिकारक होते हैं। ग्रेविस तीव्र रोग और इंटरमीडियस मध्यम रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि माइटिस जो है अप्रभावी सा होता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेविस जो है तीव्र रोग पैदा करता है। डिफ्थीरिया के जीवाणु पेनिसिलिन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं तथा उसकी उपस्थिति में मर जाते हैं। पेनिसिलिन मतलब वो जो दवाई। परंतु ये छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष हो, यह रोग अधिक होता है। वे शिशु जिनकी उम्र 6 माह से कम हो, उनमें यह रोग नहीं होता, क्योंकि उनमें रोग के प्रति प्रतिरक्षात्मक मतलब इम्यूनिटी पावर होती है, जो माता के दूध से उनको प्राप्त होती है। रोग का प्रसार, अब यानी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे यह रोग फैलता है। रोग का प्रसार रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति के द्वारा होता है। रोगी व्यक्ति से सीधे संपर्क, जैसे उसके साथ खाने पीने, हंसने आदि से होता है। रोगी के बर्तन, कपड़े, रुमाल, तौलिया, उपयोग में ली गई अन्य वस्तुओं से भी यह रोग फैलता है। मक्खियाँ भी संक्रमित व्यक्ति के नाक के स्राव, थूक आदि पर बैठकर रोग को फैलाने का कार्य करती हैं। रोगी के खांसने, छींकने, थूकने आदि से भी जीवाणु वातावरण में फैल जाते हैं और ये स्वस्थ व्यक्ति जब इन सांस लेता है तो ये
जो भी बैक्टीरिया हैं ये अंदर चले जाते हैं उसके। अब हम बात करते हैं उद्भवन काल की। उद्भवन काल मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। सामान्यतः 2 से 6 दिन, परंतु ज़्यादा दिन का भी हो सकता है उद्भवन काल। अब बात करें हम संक्रमण अवधि की, यानी इन्फेक्शन का पीरियड। संक्रमण काल औसतन 2 से 4 सप्ताह तक होता है। नाक व गले से निकले स्राव जीवाणु संवर्धन परीक्षण कल्चर टेस्ट किया जाता है उनका। अगर उसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं तो उनका उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं लक्षण यानी रोग के सिम्टम्स की। रोग के प्रारंभ की अवस्था में बच्चों में आलस्य व सुस्ती आती है, सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। भूख कम लगती है, भोजन से रुचि भी हट जाती है। टॉन्सिल तथा ग्रसनी में जीवाणु के आवरण बन जाने से वहाँ पर सूजन हो जाती है और भोजन को निगलने में कठिनाई होती है। लिम्फ नोड्स में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर में विषाक्तता पैदा हो जाती है। बुखार 100 डिग्री तक हो जाता है, परंतु इससे ज़्यादा नहीं होता। मुंह एवं नाक से तीव्र दुर्गंध आती है। नाक के स्राव के साथ पीव तथा रक्त में भी आने लगता है, मतलब कुछ पस जैसा, कभी रक्त भी आ जाता है। जैव विष के कारण तंत्रिका तंत्र तथा हृदय प्रभावित होते हैं। इससे हृदय क्रिया रुक सकती है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से पक्षाघात यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए समय से उपचार करना अति आवश्यक है। तो ये थे इसके 10 लक्षण। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन, मतलब कैसे हम इम्यूनिटी पैदा करें इस रोग के प्रति। शिशु के जन्म के 6 सप्ताह यानी 1.5 माह बाद से 9 महीने की आयु तक डीपीटी के 3 टीके लगने चाहिए। 2 टीकों के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। अगर शिशु को डीपीटी का पहला टीका 1.5 माह में लगाते हैं तो दूसरा 2.5 और तीसरा 3.5 माह में लगना चाहिए। इसके बाद 18 माह से 2 वर्ष के बीच एक बूस्टर टीका भी लगाया जाता है, जिससे बच्चे में प्रतिरक्षात्मक शक्ति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और फिर 5 वर्ष का होने पर बच्चे को एक जो है और बूस्टर टीका लगवा देना चाहिए, ताकि रोग से उसका अच्छी तरह से प्रतिरक्षण हो सके। अब हम बात करते हैं बचाव के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। विद्यालय तथा परिवार में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलाना चाहिए। शिशु के नाक एवं गले की स्राव की जांच होनी चाहिए। जीवाणु की उपस्थिति पता चलते ही तुरंत रोग का निदान या उपचार शुरू कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन की उपस्थिति में जीवाणु शीघ्र ही मर जाते हैं, अतः एंटीबायोटिक्स चिकित्सक की सलाह से देनी चाहिए। रोगी का पृथक्करण करना उचित उपचार होगा, यानी क्वारंटीन करना उसको। फिर रोगी की जो वस्त्र या इस्तेमाल की गई वस्तुएं हैं, रुमाल, तौलिया, बिस्तर आदि, इन सबको हमको विसंक्रमित कर देना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी व्यक्ति के गले व नाक के स्राव को रुई पर लेकर उसका कल्चर करवाना चाहिए। वो परीक्षण होता है एक प्रकार का, और परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं जो इसके लिए किए जाते हैं। एक है शीख टेस्ट या शीख परीक्षण, और दूसरा है स्वैब टेस्ट या स्वैब परीक्षण। अब शीख टेस्ट क्या होता है? यह परीक्षण जो है इंट्राडर्मल किया जाता है। यह 2 चीज़ों से पता चलता है। शरीर की डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरक्षात्मक शक्ति तथा डिप्थीरिया होने की संभावना। इस परीक्षण के लिए 2 डायग्नोस्टिक एजेंट उपयोग में लिए जाते हैं। एक है शिक टेस्ट टॉक्सिन और एक शिक कंट्रोल। आप को इतना डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे टेस्ट किया जाता है। आप सिर्फ ये नाम याद कर लें। आपकी जानकारी के लिए जो है, अब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, स्वैब टेस्ट।
इस परीक्षण में जीवाणुओं को रुई पर लेकर उसका संवर्धन यानी कल्चर किया जाता है। कल्चर का मतलब उसको बढ़ाया जाता है पहले उसकी ग्रोथ, जिससे उनकी प्रकृति एवं तीव्रता का पता चलता है। उपचार: रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, जिससे उसमें हृदय तथा तंत्रिका तंत्र कम से कम प्रभावित हो। ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे भी हमें बचाना है उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होने से। चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए और रोगी को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ खाने को देना चाहिए, जिससे उसको निगलने में कष्ट ना हो, क्योंकि लैरिंक्स, टॉन्सिल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हमें इन्हें बचाना है, इसलिए तरल पदार्थ ही देना उचित रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिप्थीरिया के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप जानते हैं ये डीपीटी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनस। तो आज हमने डिप्थीरिया के डी की बात करी है, इससे पहले हमने आपको और जानकारी भी दी थी। ठीक है, धन्यवाद।